उन दिनों फौजी कार्रवाई कुछ और तेज हो गई थी और मजीद फौजी उस इलाके में भेज दिए गए थे जिनकी कमान कर्नल केरानू ही के सुपुर्द थी। बेशुमार मजदूरों को हुक्म दिया गया था कि जंगल की सफाई ज्यादा से ज्यादा दूर तक कर दी जाए ताकि गोरीले फौजियों की निगाहों में आ जाएं। हेलीकॉप्टरों की तादाद भी बढ़ा दी गई थी और इस तरह मौसर अंदाज में काम शुरू कर दिया गया था। अब निवाही बस्तियां किसी हद तक उन तांडों से महफूज हो गई थीं और काफी अरसे से वहां किसी गोरीला हमले की इत्तला नहीं मिली थी। हमें यहाँ आए हुए तकरीबन 2.5 माह हो चुके थे और ये अरसा बड़ा सबर आजमा था। हम अपने हकीकी मिशन से बहुत दूर निकल आए थे। जब भी कभी हम तन्हा होते तो आपस में बैठकर अहमकाना अंदाज में एक दूसरे को देखते और एक दूसरे से यही सवाल करते कि ये हम किस चक्कर में आ फंसे, यहाँ से कभी निकलना नसीब होगा या नहीं। मशरकी जंगल में मुहिम का आगाज कर दिया गया था और बोथान को इस सिलसिले में रहनुमा बनाया गया था। वो जानता था कि डिगालिन कौन कौन से इलाकों में मिलता है और कहाँ कहाँ उसके अड्डे बने हुए हैं। उसकी तजवीज भी यही थी, अगर जंगलों की सफाई करके आगे बढ़ते रहा जाए तो यकीनन वो डिगालिन के हेडक्वार्टर तक पहुंच सकेंगे। काम बड़ी तेज रफ्तारी से जारी था। तरीका ये था कि फौज जंगल के 9-10 मील के इलाके को छानती और हर मुश्तबा जगह पर तांडूस को तलाश करती। उसके बाद हजारों मजदूर जंगल काटना शुरू कर देते और जिस वक्त ये जंगल साफ हो जाता मजदूर मजीद आगे बढ़ जाते। दिन की रोशनी में फौजी दस्ते दूर दूर तक का जायजा लेते। कई बार हमें भी उनके साथ जंगलों में दाखिल होना पड़ता। ऐसे ही एक दिन की बात है कि हम आगे बढ़ रहे थे। हमारी रहनुमाई बोथान ही कर रहा था। बोथान के बारे में अब इस बात में कोई शक शुबा नहीं रहा था कि वो उस जंगल के पेचोखम और खुफिया रास्तों से पूरी तरह वाकिफ है। चुनाचे वो बड़े इत्मीनान से हमारी रहनुमाई करता हुआ आगे बढ़ रहा था। दुश्वार गुजार रास्तों पर गाड़ियां ले जाने से बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती थीं। बास जगहों पर पैदल ही सफर करना पड़ता। चुनाचे उस दिन भी हम पैदल ही सफर कर रहे थे। हमारी स्टेन गन्नें तैयार थीं। तकरीबन आधा दिन गुजर चुका था और हमें अब तक किसी भी तांडो से वास्ता नहीं पड़ा था। दोपहर के बाद जब सूरज ने ढलान का सफर तय करना शुरू किया तो एक ऐसी जगह नजर आई जहां दलदल फैली हुई थी। उसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हुआ था। बोथान ने हमारी तरफ देखा और हमें आगे आने का इशारा किया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद चरण सिंह ने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ ज्यादा आगे बढ़ना मुनासिब नहीं है। मुमकिन है दलदल आगे चलकर गहरी हो जाए। हमारी वापसी इतनी आसान नहीं होगी। अभी चरण सिंह ने ये अल्फाज अदा ही किए थे कि दफतन दलदल के दूसरी जानिब से एक गोली सनसनाती हुई आई और बोथान के हलक को चीरती हुई एक तरफ निकल गई। बोथान चीख मारकर एक तरफ गिर पड़ा। काफी देर तक उसका बदन भड़कता रहा और उसके बाद ठंडा हो गया। ये सानहा ऐसा था कि हम सब साकित होकर रह गए। बोथान की मौत ने हमारे आगे बढ़ने का रास्ता मुनक़ता कर दिया था। वही उन इलाकों में हमारा रहनुमा था। डिगालिन के आदमियों ने उसे कत्ल करने के बाद हमें दोहरी मुसीबत का शिकार कर दिया था, लेकिन उसी वक्त मैंने कर्नल केरानू को शदीद गुस्से के आलम में आगे बढ़ते हुए देखा। वो बोथान की मौत से सख्त मुश्तइल हो गया और दलदल उबूर करके उसके दूसरे किनारे पर पहुंचना चाहता था ताकि बोथान को कत्ल करने वाले तांडोस को तलाश करके ठिकाने लगाते। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी तेजी से आगे बढ़ने लगे। मजबूरन हमें भी उन लोगों के पीछे पीछे चलना पड़ा था। हमारे पांव दलदल में धंसने लगे और कदम इतने बोझल हो गए कि पांव उठाना दूभर महसूस होने लगा। मैंने फौरन ही ये महसूस कर लिया था कि कर्नल केरानू ने इस तरह जोश में आगे बढ़कर हिमाकत का सबूत दिया है। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई थी। तांडोज ने इंतहाई जहानत का सबूत देते हुए गोली चलाकर एक तरफ अपने रास्ते से तजर्बेकार बोथान को हटा दिया था और दूसरी तरफ हमें इश्तियाल दिला दिया था ताकि हम अपनी मौत आप मर जाएं। बोथान जिंदा होता तो वो हमें उन दलदली रास्तों से बआसानी गुजार देता। अब खैरियत इसी में थी कि हम वापस आ जाएं, लेकिन कर्नल केरानू जोश गजब में पागल हो रहा था। वो आगे ही बढ़ता चला गया। दलदल में इंतहाई खौफनाक जोंकें रेंग रही थीं, जिन्होंने फौरन ही हमारे जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर कब्जा कर लिया और जिस्म के साथ चिपक कर खून चूसने लगी। मैं और चरण सिंह इस आफत से बुरी तरह बौखला गए थे। बड़ी मुश्किल से हमने एक जोंक को टांग पर से नोचा। वो खून पी पी कर बुरी तरह फूल गई थी। तमाम ही लोग सख्त अजाब में मुब्तला थे। दलदल से फौरन बाहर निकलना आसान काम नहीं था, यहाँ तक कि मैंने कर्नल केरानू को गले गले तक दलदल में फंसते हुए देखा। उसके हलक से चीखें निकल रही थीं। उस वक्त कर्नल केरानू की मौत का मतलब ये था कि हम सब यहीं फना हो जाएं। इसलिए मैं और चरण सिंह फुर्ती से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो जगह भी ऐसी थी कि हम लोग भी तेजी से दलदल में धंसते जा रहे थे। कर्नल केरानू अब तकरीबन आधे चेहरे तक दलदल में धंस गया था। उसकी आंखें बाकी रह गई थीं और अब उन आंखों में खौफ और हसरत थी। मैंने उसके बाल पकड़ लिए। मेरे अकब में चरण सिंह था। उसने मेरा हाथ थाम लिया।
देखा देखी कुछ और लोग भी आगे बढ़ आए और इस तरह एक कतार सी बनती चली गई। सबने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और हम कर्नल केरानू को बाहर खींचने लगे। कर्नल केरानू, जो अब तक मौत का मुंतजर था, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। उसके हवास बेशक बहाल थे और वो खुद भी बाहर निकलने की जिद्दोजहद कर रहा था। बड़ी मुश्किल से हम उसे बाहर खींचने में कामयाब हुए, लेकिन उसका बदन मफलूज सा हो गया था। हमारे बेशुमार आदमी उस दलदली मौत का शिकार हो गए और जो बाकी बचे वो बमुश्किल तमाम पीछे आने में कामयाब हो सके। हमारे तमाम जिस्म से जोंकें लिपटी हुई थीं। उन जोंकों से जान छुड़ाना इंतहाई मुश्किल काम था। कमबख्त इस तरह चिमट गई थीं कि फौरी तौर पर कोई जरिया ऐसा नजर नहीं आता था कि उन्हें अलहदा किया जा सके। खुदा खुदा करके हम वापस उस जगह तक पहुंचे जहां से दलदल शुरू होती थी। यहाँ पहुंचने के बाद लोगों ने सबसे पहला काम यही किया कि आग रोशन की और सुलगती हुई छोटी छोटी लकड़ियों के सिरे जोंकों के जिस्मों से लगाकर उन्हें बदन से जुदा किया। लेकिन इस दौरान वो कमबख्त इतना खून चूस चुकी थीं कि फौजियों के जिस्म में नक्काहत पैदा हो गई। हमारे लिए अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि हम पीछे हट जाएं। वो रास्ता हमारे लिए मसदूद हो चुका था। हम उस उफ्ताद से निजात पाकर चंद लम्हे ही सुकून का सांस ले सके थे कि एक बार फिर हम पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। बचे कुछ सिपाहियों ने भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कर्नल केरानू के हवास अब भी बेहतर नहीं थे। नई जिंदगी पाने की खुशी ने उसे निढाल सा कर दिया था। हमें ये एहसास जल्द ही हो गया कि अगर हमने मजीद कुछ वक्त और इधर गुजार लिया तो फिर हमारी जिंदगियों का बचना मुहाल होगा। हम सब ने कर्नल केरानू के हवास बहाल करने की कोशिश की और बेचारा कर्नल जल्द ही हवास में आ गया। चुनांचे उसने पीछे हटने का फैसला किया और उसके बाद हम लोग मुसलसल पीछे हटते चले गए। ये शिकस्त तस्लीम करने का मामला नहीं था, बल्कि कर्नल केरानू अपने हवास मुज्तमा करके कोई और कदम उठाना चाहता था। इस वाक़े के तकरीबन 20 दिन के बाद कर्नल केरानू ने एक इंतहाई खौफनाक कार्रवाई की। उसने जंगल को चारों तरफ से आग लगा दी और उसके बाद ये आग फैलती चली गई। जंगल जलता रहा और उसके अतराफ में फौज ने घेरा डाल दिया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि तांडोस ने जलते हुए उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। अक्सर उनकी चीखें आग के शोलों के दरमियान सुनाई देती थीं। उनके निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। अगर कभी आग के शोलों में झुलसते हुए कुछ बदन नजर आ जाते तो उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी जाती। कर्नल केरानू इससे ज्यादा भयानक इंतकाम उन गोरिलों से नहीं ले सकता था। जंगल न जाने कितने अरसे तक जलता रहा। कर्नल केरानू ने फौज को हिदायत दी और वापस अपने हेडक्वार्टर आ गया था। मैं और चरण सिंह भी उसके साथ थे और अब हमें कर्नल केरानू और मकामी पुलिस ऑफिसर ग्रेथर आयरन की मुकम्मल तवज्जो और हिमायत हासिल हो गई थी, क्योंकि हमने इस कार्रवाई में उनका मुकम्मल और भरपूर साथ दिया था। अब कर्नल अक्सर हमें अपने साथ रखता था। चरण सिंह और मैं एक खूनी दौर से गुजर चुके थे। हम पर बेपनाह गोरिलों की मौत का असर अब तक तारी था। वो खूंरेज हंगामे हमने अपनी आंखों से देखे थे, जिनमें फौज के जवान भी बेतहाशा मारे गए थे और उसके बाद जंगल में गोरिलों को जिंदा जला दिया गया था। चरण सिंह ने एक रात मुझसे कहा, भाई जी अब कितना अरसा यहाँ और गुजारोगे? मुझे तो यही लगता है जैसे हम वापस ग्रेवाइल्स के किसी जजीरे पर पहुंच गए हों। मैंने कहा, मैं गौर करता रहा हूँ चरण सिंह, और अब यहाँ से वापसी की एक ही तरकीब समझ में आई है। चरण सिंह ने पूछा, वो क्या भाई जी? और मैं चरण सिंह को अपने प्रोग्राम के बारे में तफसील से बताने लगा। चरण सिंह ने पूरी तफसील सुनने के बाद मुझसे इत्तेफाक किया। हमें अपना ये काम पूरी एहतियात से अंजाम देना था। चुनाचे एक दोपहर हम जीप लेकर चल पड़े। आसमान शफाफ था और हम जीप नाहमवार रास्तों पर दौड़ाते फिरे। फिर एक ऐसी जगह मुंतखब करने के बाद जहां फौजी जवानों की आमदोरफ्त ज्यादा रहती थी, हमने जीप को एक बड़े पत्थर पर चढ़ाकर उलट दिया और खुद बड़ी एहतियात से उसके नीचे दब गए। हमने अपने बदन इस तरह जीप के एक हिस्से तले दबाए थे कि ये हादसा हकीकी महसूस हो, लेकिन दर हकीकत दरमियान में इतना खला मौजूद था कि जीप का वजन हमारे जिस्मों पर न पड़ सके। उस हादसे की इत्तला उन लोगों को हो जाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। तकरीबन 45 मिनट तक हमें उसी तरह पड़े रहना पड़ा और उसके बाद उल्टी हुई जीप देख ली गई। फौरन ही कर्नल केरानू को उस हादसे की इत्तला दी गई। इस दौरान फौजी जवानों ने जोर लगाकर जीप हटा दी और अब हमें बेहोश रहने की अदाकारी करना थी, लिहाजा हम बेहोश रहे और सबकी आवाजें सुनते रहे। कर्नल केरानू इत्तला मिलते ही वहां पहुंच गया था और अब मौके वारदात का जायजा ले रहा था। साफ अंदाजा हो रहा था कि जीप पत्थर पर चढ़कर उलट गई है। किसी को हमारे ऊपर शुबा भी नहीं हो सका। कर्नल केरानू ने फौरन ही ग्रेथर आयरन को तलब कर लिया और ग्रेथर आयरन, जो हमारा गहरा दोस्त बन गया था, वहां पहुंच गया। हमें बेहोशी की हालत में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। हम उन लोगों की गुफ्तगू सुनते रहे। आखिर ग्रेथर आयरन ने मेरे दिल की बात कह दी।
उसने कहा कि हम दोनों को फौरन हेडक्वार्टर वापस भेज दिया जाए ताकि बेहतर तरीके से अस्पताल में इलाज हो सके। बेचारा ग्रेथर आयरन खुद ही हमें लेकर फेरी कोल से वापस आया और हम हेडक्वार्टर पहुंच गए। हेडक्वार्टर के छोटे से अस्पताल में हमें दाखिल कर दिया गया। ये आर्जी तौर पर कायम किया गया एक मामूली अस्पताल था। उसके एक कमरे में हम दोनों को बराबर बराबर बिस्तरों पर लिटा दिया गया, जहां हम लोगों को होश तो आना ही था। ग्रेथर आयरन हमारा हमदर्द और गमगुसार बना हुआ था। उसने हमारी खैरियत पूछी और हम उसे जीप उलटने की तफसीलात बताने लगे, लेकिन उसके बाद हमने फौरन ही अपने पिछले बदन के मफलूज हो जाने का इजहार भी कर दिया और इस बात पर हम दोनों इंतहाई आजुर्दा हो गए। ग्रेथर आयरन परेशान हो गया था। उसने अपनी मौजूदगी में डॉक्टरों को तलब किया और डॉक्टरों की तवज्जो हम पर मरकूज हो गई। ग्रेथर आयरन चूंकि पुलिस का एक आला अफसर था, इसलिए उसकी हिदायत पर हमारी सख्त निगहदाश्त की गई। इलाज मुआवजे के सिलसिले में हमें मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा गया था, लेकिन जहां हमारे मर्ज के इलाज का माकूल बंदोबस्त नहीं था, चुनाचे कर्नल केरानू और ग्रेथर आयरन ने बेहतर इलाज के लिए हमें बाहर भेजने की सिफारिश की। हमारी दिली मुराद बराई थी। यहाँ रहकर मिस्टर ब्राउनसी भी कई बार याद आए थे। दिल चाहता था कि उनसे मुलाकात की जाए, लेकिन ये सूरत हाल हमारे लिए इंतहाई खौफनाक साबित हो सकती थी। किसी को जरा सा भी शुबा हो जाता तो उसके बाद के हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सिफारिशात जा चुकी थीं और अब जहाज के आने का इंतजार था। अस्पताल में हमारी हद्दुल मकदूर देखभाल होती रही। डॉक्टर्स इस बात पर हैरानी का इजहार कर रहे थे कि निचले बदन पर तो कोई चोट नहीं है, फिर बदन क्यों मफलूज हो गया है, जबकि बज़ाहिर उस पर फालिज के भी आसार नजर नहीं आते। लेकिन बज़ाहिर हमारा ये कहना भी अहमियत रखता था कि हम मफलूज हैं। इस सिलसिले में हमें जो अदाकारी करना पड़ी वो कम से कम मुझे तो हमेशा याद रहेगी। बदन को एक मखसूस अंदाज में साकित रखना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए हर तरह के मामलात से गुजरना पड़ता है। हेडक्वार्टर के अस्पताल में हमने उसी हालत में 16 दिन गुजारे। 17वें दिन हमें स्ट्रेचरों पर डालकर जहाज में पहुंचा दिया गया। ये एक जदीद किस्म का जहाज था जो कुछ कैदियों को लेकर आया था और कुछ लोगों को लेकर वापस जाने वाला था। उस जदीद तरीन जहाज के एक खूबसूरत कैबिन में मुझे और चरण सिंह को मुंतकिल कर दिया गया। यकीन नहीं आता था कि ग्रेवाइल से फरार होने के बाद हमें वाकई आजादी की जिंदगी नसीब होने वाली है। एक तवील अरसा हमने उस इलाके में गुजारा था। जहाज ने जब ग्रेवाइल्स के हेडक्वार्टर का साहिल छोड़ा तो हमारी आंखें नम हो गईं। चरण सिंह खास तौर से बहुत ज्यादा मुतासिर था। उसने भर्राए हुए लहजे में कहा, भाई जी, क्या ये हकीकत है? मुझे यकीन नहीं आता। तुम यकीन करो, मुझे यकीन नहीं आता। मैंने कहा, चरण सिंह, खुद को काबू में रखो, अभी हमें मजीद कुछ मराहिल से गुजरना है। चरण सिंह खामोश हो गया। जहाज का सफर जारी रहा। तकरीबन 2.5 घंटे का सफर था ये। 2.5 घंटे के बाद हम बिलाखिर एक बंदरगाह पर पहुंच गए। बंदरगाह से अस्पताल तक का सफर इतना अजीब लग रहा था कि बयान से बाहर है। बुलंदबाला इमारतें, सड़कों पर चलते हुए लोग, दौड़ती हुई कारें, ये दुनिया अजनबी सी लग रही थी। ग्रेवाइल्स में जो भी वक्त गुजार चुका था वो शायद आखिरी सांस तक उसे नहीं भूल सकता था। रास्ते में चरण सिंह ने मुझसे पूछा, भाई जी, ये लोग हमें अस्पताल ले जा रहे हैं, मुमकिन है कुछ ऐसे हालात पेश आ जाएं जिनकी बिना पर हम यकजा न रह सकें। ऐसी सूरत में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, चरण सिंह, अव्वल तो मैं कोशिश यही करूंगा कि हम दोनों साथ साथ रहें, लेकिन बिलफर्ज अगर ऐसा हो भी गया तो बेहतर यही होगा कि मौका पाकर तुम निकलने की कोशिश करना। मैं अपने तौर पर यह कोशिश करूंगा। अगर हमारा साथ रहा तो ठीक है, वरना बेहतर यही है कि हम यहीं से एक दूसरे को खुदा हाफिज कह लें। चरण सिंह भारी लहजे में बोला, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता भाई जी। तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब तुम्हारे बगैर तो मरने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मैंने कहा, नहीं चरण सिंह, मेरी मंजिल कुछ और है, तुम मेरा साथ नहीं दे सकोगे। मैं एक बार फिर तुमसे दरखास्त करता हूँ कि जज्बाती होने की कोशिश मत करना। अगर जिंदगी बाकी रही तो मुमकिन है किसी और मोड़ पर हमारी मुलाकात हो जाए। चरण सिंह अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहा। बिलाखिर वैन अस्पताल पहुंच गई। ये स्पेन के एक बहुत बड़े शहर का बहुत बड़ा अस्पताल था, इंतहाई शानदार। चरण सिंह का खदशा दुरुस्त निकला। हम दोनों चूंकि तमाम कागजात अपने साथ लाए थे जिनकी रूह से हमें हुकूमत का एक अहम कारिंदा होने का शर्फ हासिल था। चुनाचे हमारी देखभाल के लिए भी माकूल तरीन बंदोबस्त किया था। अलबत्ता हमें अलग अलग कमरों में रखा गया। मुझे ये भी मालूम ना हो सका कि चरण सिंह का कमरा मेरे कमरे से कितनी दूर है। जिस कमरे में मुझे मुंतकिल किया गया था वो खासा कुशादा और साफ सुथरा था। 2 नर्सें मेरी खिदमत पर मामूर हो गईं। डॉक्टरों ने मेरा जायजा लिया और उसी दिन मुझे चंद मशीनी मराहिल से गुजरना पड़ा। वो लोग मेरे मफलूज बदन का जायजा ले रहे थे। तमाम रिपोर्ट उनके पास मौजूद थी। उस दिन मेरे 3 टेस्ट लिए गए और ये फैसला किया गया कि मजीद चंद टेस्ट लेकर इलाज शुरू किया जाए। चूंकि इब्तिदाई टेस्ट जो लिए गए थे उनसे किसी बात का पता नहीं चलता था और डॉक्टर्स ये मालूम करने में नाकाम रहे थे कि मफलूज होने की क्या वजह है।
यहाँ भी मुझे अपने आप को उसी अंदाज में रखना पड़ा था। लेकिन जब भी मौका मिलता मैं अपने आज़ा को झटक झटक कर दौरान खून बहाल करने की कोशिश कर लेता, लेकिन निहायत एहतियात के साथ, ताकि उन लोगों को कोई शुबा न हो सके। चरण सिंह की तरफ से तबीयत परेशान रहती थी। पता नहीं बेचारा किस हाल में था, यहाँ से निकलने में कामयाब हुआ था या नहीं। वैसे एक एहसास और भी था, अगर चरण सिंह मुझसे पहले निकलने में कामयाब हो गया या मुझे उससे पहले निकल जाने का मौका मिल गया तो कहीं दूसरा न फंस जाए। यानी अगर चरण सिंह फरार हो जाए तो मेरी शख्सियत मशकूक हो सकती थी और मेरा फरार होना चरण सिंह को मशकूक बना सकता था। लेकिन एक ख्याल और भी था मेरे जहन में। फौरी तौर पर तो डॉक्टर्स ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि मरीज खुद उठकर बाहर कैसे निकल गया। गालिबन मुझे उस अस्पताल में मुंतकिल हुए ये चौथा दिन था और अब मैंने ये फैसला कर लिया था कि तमाम खदशात को बालाए ताक रख कर यहाँ से निकल जाऊंगा। हालांकि ये भी एक मुश्किल मामला था। फरार के बाद एक बार फिर मुझे छुपना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। जैसा भी था ये मौका गनीमत था। मैं इन्हीं ख्यालात में गलता था कि शाम को 4 बजे कुछ अफराद मेरे पास आए। मैंने यही सोचा कि वो डॉक्टर होंगे, लेकिन जब आने वालों में से एक के चेहरे पर निगाह पड़ी तो मेरे बदन पर चींटियां सी रेंगने लगीं। मेरी आंखों में चंद लम्हे के लिए वहशत उभर आई थी। एक मकरूह और खौफनाक शक्ल मेरे सामने मौजूद थी और मैं उस शख्स को पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। ये ऑलिव हार्वर्ड था। हाँ, ये ऑलिव हार्वर्ड ही था, मेरा बदतरीन दुश्मन, जिसने मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा ग्रेवाइल्स के जजीरे में जाया करवा दिया था और जिसकी उस वक्त आमद ने मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। चंद लम्हे तक मैं शदीद सनसनी का शिकार रहा। मेरी ज़हनी कैफियत एतदाल पर नहीं रही थी, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। अली यार खान, जिंदगी का एक और नाजुक मोड़ आ गया है। ये बदबख्त शैतान यहाँ पहुंच गया है। बड़ी हिम्मत बड़ी जुर्रत से काम लेना होगा, वरना सूरत हाल बिगड़ जाएगी। और फिर मैंने एक फैसला कर लिया कि जिस हद तक भी मुमकिन हो मैं खुद को ऑलिव हार्वर्ड से लाताल्लुक रखूं और चेहरे पर ऐसे आसार न पैदा होने दूं कि मैं उसे पहचान गया हूं। ऑलिव हार्वर्ड मुस्कुराता हुआ मेरे नजदीक पहुंच गया। उसने इंतहाई नर्म लहजे में कहा, हेलो, कैसे मिजाज हैं तुम्हारे? मैंने खोए खोए से लहजे में कहा, ठीक हूँ। ऑलिव हार्वर्ड मुशफिक लहजे में बोला, मुझे पहचानते हो? बिल्कुल यही मालूम हो रहा था जैसे वो मेरा कोई पुराना दोस्त हो और मेरे लिए दिल में बड़ी हमदर्दी के जज्बात रखता हो। मैंने बड़ी सादगी से सवाल किया, तुम मेरा मतलब है कि तुम डॉक्टर हो? ऑलिव हार्वर्ड ने मेरी कलाई पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारा देरीना दोस्त हूँ। उसका भद्दा और खुरदरा हाथ मेरी कलाई से टकराया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सारे बदन में अंगारे भर गए हों। मैंने कहा, अफसोस, मैंने ये नाम इससे पहले कभी नहीं सुना। हार्वर्ड बोला, डॉक्टर, मेरा दोस्त मुझे पहचान नहीं सका, जबकि इसकी शक्ल दिन रात मेरी आंखों में घूमती रहती है। मुझे अफसोस है अपने दोस्त की इस हालत पर और डॉक्टर, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर हार्वर्ड, हम आपके सामने इनकार नहीं कर सकते। आप जिस हैसियत के मालिक हैं उसके तहत भला किसी सिलसिले में आपसे इनकार कैसे किया जा सकता है, लेकिन इन्हें यहाँ से रवाना करने के लिए हमें कुछ जरूरी कार्रवाइयाँ करनी होंगी। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, तो आप कर लीजिए, मैं यहाँ मौजूद हूँ। और उनमें से एक डॉक्टर वापस चला गया। मेरे बदन का लहू खुश्क हुआ जा रहा था। ऑलिव हार्वर्ड ने उस वक्त मुझ पर काबू पाया था जब मैं आजादी से करीब था। दिल चाह रहा था कि उठूं, उस पर हमला करूं और उसे उसी जगह फना करके रख दूं, लेकिन खुद को संभालना था। मैं दियारे गैर में था, दुश्मनों के नरगे में था, तन्हा था। उस वक्त मेरी हर कोशिश खतरनाक हो सकती थी। मुझे ये भी खदशा था कि कहीं मेरे साथ साथ ही चरण सिंह की शामत भी ना आ जाए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर थोड़ी देर के बाद मेडिकल ऑफिसर के साथ वापस आया। मेडिकल ऑफिसर ने ऑलिव हार्वर्ड से कुछ माजरती अल्फाज कहे, जिनमें उसने कहा था कि दरअसल मेरे कुछ टेस्ट और भी करने हैं और उसके बाद इलाज शुरू किया जाना है। लेकिन ऑलिव हार्वर्ड ने उनकी एक न चलने दी। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, मैं इस सिलसिले में आपको वजारत दाखिला से बराह रास्त अहकामात दिलवा सकता हूँ। बेहतर यही है कि इसे मेरे साथ जाने की इजाजत दे दें। इसके बारे में मैं मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तमाम तर इलाज मैं अपनी जिम्मेदारी पर करवाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, हमें आपके बारे में बता दिया गया है मिस्टर हार्वर्ड, हम आपसे ताउन करने से दरेग नहीं करते। ये सिर्फ एक डॉक्टर के तौर पर मैंने आपसे दरखास्त की थी। मैंने हिज़यानी अंदाज में चीख कर कहा, नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता। हार्वर्ड ने कहा, फिक्र न करो डियर, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसने बाहर की समत रुख करके किसी को आवाज दी, तुम लोग अंदर आ जाओ। मैं जानता था वो तन्हा नहीं आया होगा। उसी वक्त 6 अफराद अंदर आ गए। सब के सब मुसल्ला थे और यकीनन मकामी सिक्योरिटी से ताल्लुक रखते थे। उनके आने के बाद डॉक्टरों के लिए कुछ कहने की गुंजाइश बाकी न रही। चुनाचे मुझे अपनी जगह से उठाकर स्ट्रेचर पर डाल दिया गया। मैं जानता था कि उस वक्त कोई फौरी जिद्दोजहद काम नहीं आ सकेगी, इसलिए मैंने अपने आप को हालात के सहारे पर छोड़ दिया। स्ट्रेचर एक बंद गाड़ी में रख दिया गया
ऑलिव हार्वर्ड मेरे साथ ही बैठ गया। उसके होंठों पर फतहमंदी की मुस्कुराहट थी और मेरा कलेजा खून हुआ जा रहा था। बंद गाड़ी चल पड़ी। मैं जानता था कि वो शदीद तरीन हिफाजत में होगी। ऑलिव हार्वर्ड मेरी तरफ से कभी गाफिल नहीं रह सकता था। वो जब भी मुझ पर निगाह डालता उसकी आंखों में ऐसी शफकत, ऐसी हमदर्दी रची होती कि मुझे अपने आप पर जुनून आने लगता। कमबख्त के इस अंदाज में जो बेपनाह तंज था उसे मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था, लेकिन बेबसी के ये लम्हात मेरी तकदीर थे। इससे पहले मैंने अपने आप को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। मुझे जिंदगी से कोई खास लगाव नहीं था। बस ये चाहता था कि जब तक जिंदा रहूं फलस्तीनी मफादात के लिए काम करता रहूं और इस कोशिश में अगर जान भी देना पड़े तो उससे कतन दरेग न करूं। लेकिन इस तरह उस मूजी दुश्मन के हाथों फना होना मुझे पसंद नहीं था। ऑलिव हार्वर्ड की पोजीशन जहां खासी मजबूत थी, उसका अंदाजा अस्पताल में ही हो गया था। चुनाचे ये तसव्वुर भी अहमकाना होता कि मैं कानूनी जराए हासिल करने की कोशिश करता। उसके अलावा स्पेन में फलस्तीनी तंजीम का कोई हेडक्वार्टर मेरे इल्म में नहीं था, यानी उनसे राब्ता भी मुमकिन नहीं था। जो कुछ करना था खुद ही करना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।